Hello everyone. So in previous class we have discussed some parts of the reshaping India's political map. हम कल दिखे थे कि कैसे हमारा जो मेडिवल पीरियड का टाइम कैसे अलग अलग होता है, यूरोपियन के लिए अलग होता है, इंडियन के लिए अलग होता है एंड मेडिवल पीरियड को हम किस लिए वो डार्क पीरियड हम बोलते हैं, वो चीज़ हम दिखे थे। और कल क्या दिखे थे हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट्स, हमारा इंडिया के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको थोड़ा थोड़ा हम पढ़े थे। देन आज हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़े थे आइकोनोक्लाज्म तक पढ़े थे। सो आइकोनोक्लाज्म क्या होता है? आइकोनोक्लाज्म होता है कि द रिजेक्शन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइकन्स, द रिजेक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइकन्स, रिलीजियस इमेजेस एंड कंसिडर्ड आइडोलाटरस। मतलब जो चीज़ हम उनको मानते हैं, जो कि सपोज इन केस ऑफ हिंदू रिलीजन में हम किसको मानते हैं? मूर्ति को मानते हैं, पूजा को मानते हैं, इमेजेस को मानते हैं। तो वो चीज़ को क्या होता है, दूसरा धर्म के लोग वो नहीं मानते। जैसे कि मुगल आए थे, हमारा दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में हमारा क्या हुआ था, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। जैसे ओडिशा का कोणार्क टेम्पल होगा, देन हमारा मैसूर का और कुछ चीज़ होगा, जैसे कि कर्नाटक का कुछ टेम्पल है, विजयनगर एम्पायर का कुछ टेम्पल है जो बहुत पुराना था। उसको वो क्या किए, दिल्ली सुल्तानेट में जितना भी रूलर थे उनको वो लूट लिए, उनको डिस्ट्रक्शन कर दिए। तो उनका मेन मोटिव क्या था? आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है कि हमको डिस्ट्रक्शन करना है और आइकन को, रिलीजियस इमेज को डिस्ट्रक्शन करना है। वो चीज़ किसके मन में था? जो दिल्ली सुल्तानेट के रूलर के मन में था। सो हियर वी यूज द टर्म इमेज रादर देन द कॉमन टर्म आइडल और आइकन। क्यों हम आइडल और आइकन के जगह इमेज को हम यूज करते हैं? बिकॉज इन केस ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, these idol और आइकन आर कंसिडर्ड आज पिजोरेटिव। पिजोरेटिव मतलब उनको इलीगल मानते, वो उनको नहीं मानते, उनको धर्म के विरोध वो जाता है। इसलिए आइडोल्टरी वर्शिप को जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे उनको वो कंडेम किए थे। इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट क्या लिखा है? हमारा मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूप, ये सारी चीज़ क्या होता है, हम पूजते हैं उनको। लेकिन वो जो दिल्ली सुल्तानेट थे और जो मुगल रूलर थे वो उनको नहीं मानते थे। देन सम ऑफ द सुल्तान ऑल्सो इम्पोज्ड जिजिया। जिजिया एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट के ऊपर लगता है। मतलब उनको ग्रांट, उनको प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस से करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सपोज नॉन मुस्लिम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए वो मुस्लिम रूलर ने एक टैक्स लगाते थे दिल्ली सुल्तानेस, दैट इज कॉल्ड एज जिजिया टैक्स। दैट इज कॉल्ड एज जिजिया टैक्स। इट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। मतलब उसमें भेदभाव होता है, उसमें इक्वालिटी, जस्टिस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग क्या होता है, इकोनॉमिक बर्डन के अंदर फंस जाते हैं एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन होता था। मतलब लोगों ने उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं किया था। सो ये एक मतलब जरिया बन जाता था, फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव बन जाता था इस्लाम को कन्वर्ट होने के लिए। सो एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, तैमूर ए ब्रूटल तुर्किक मंगोल एम्परर। सो तैमूर एक था जो कि ब्रूटल, मतलब बहुत क्या था, वो डेंजरस था। तुर्किक और मंगोल कंकरर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तुमको कल में दिखाया था मैप के जरिए तुर्किक मंगोल का रीजन क्या होता है, तुर्की किसको बोलते हैं, अफगान किसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ तुमको मैं दिखाया था। लेकिन ये जो तैमूर थे ना, वो क्या किए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब राजस्थान के साइड से वो क्या किए, इन्वेड किए। वो डिवास्टेटिंग अटैक एक किए दिल्ली के ऊपर, जो कि उस टाइम में एक बड़ा सा सिटी था। उनके पास बहुत सारा मतलब संपत्ति और उसको बोलते वेल्थ था। सो इन
ही रोट इन हिज मेमोरीज हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। मेमोरीज का मतलब होता है, मेमोरीज का मतलब होता है अगर एक लोग अपना जो किया हुआ काम और जो अपना जो एक्सपीरियंस अगर कुछ जगह पे शेयर करता है ना, लिख के शेयर करता है, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरीज। उसमें उसका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था, was to wage war with infidels and to gain something by plundering wealth of infidel। तो इन्फिडेल का मतलब क्या होता है? जो गैर मुस्लिम होते थे। इन्फिडेल का मतलब होता है, सपोज क्रिश्चियनिटी के लिए इन्फिडेल कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं, पंगर्स होते हैं, मेडिवल इस्लाम होता है। फॉर मेडिवल इस्लाम के लिए और इस्लाम के लिए कौन होते थे? इन्फिडेल कौन होते थे? क्रिश्चियंस थे। और इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे और जैन थे। तो उनका डॉक्टरिन, उनका मेमोरी में वो क्या लिखे थे? उनका टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था कि वार कैसे करना है, वार के लिए पैसा कहाँ से आना है? वो इन्फिडेल से आना है। इन्फिडेल का मतलब होता है जो हमारा हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया, उनसे हमको पैसा लेना है, उनका वेल्थ को प्लंडर करना है। तो इनडायरेक्टली वो क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो जो तैमूर था वो डिस्क्रिमिनेशन करता था, बहुत सारे लोगों को वो किल मार दिए था एंड एनस्लेव किया था। एनस्लेव का मतलब होता है जोर जबरदस्ती अपना दास बनाना, अपना नौकरी बनाना। एंड सिटी वाज लिव्ड इन रूइंस, सिटी वाज लेफ्ट इन रूइंस, मतलब जो भी मतलब अच्छा वाला सिटी था ना, उसको तोड़ ताड़ के क्या कर दिए? उनको रूइंस में बदल दिए। मतलब कुछ टूटा हुआ जो चीज वो रह गया था, जो रिमेन्स था, उसको हम रूइंस बोलते थे। Then Taimur soon withdraw from India with a huge plunder, leaving chaos behind। मतलब वो क्या किया? वो इंडिया से बहुत सारे संपत्ति लेके भाग गया, मतलब वो चला गया। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोधी किंगडम आया। लोधी डायनास्टी जो हुआ, लोधी डायनास्टी एमर्ज हुआ, लास्ट डायनास्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तान है। अगर तुमको पूछा जाएगा लास्ट डायनास्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान है कौन है, तो दिल्ली सुल्तान है। देन बिकॉज ऑफ दिस अटैक्स द दिल्ली सुल्तान हार्ड श्रंक, मतलब उनका टेरिटोरी बहुत घट गया था, बहुत रूप से क्या हुआ था? बहुत छोटा हुआ था। तो क्योंकि वो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड किंगडम, उधर स्टेट और किंगडम के मतलब जो वो अटैक कर रहे थे उसके लिए, मतलब उनका जो धन था, उनका जो टेरिटोरी था, धीरे धीरे करके वो घट गया था। सो हियर देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर। सो फॉर दिस आई प्रिपेयर्ड ए डॉक्यूमेंट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। Let's see the difficult words and I will give it in the PDF. In PDF I will give it in description section. Okay? So देखो difficult word and their meanings। डिफिकल्ट वर्ड, प्लंडर का मतलब होता है स्टील गुड फ्रॉम ए प्लेस और ए पर्सन, टिपिकली यूजिंग फोर्स इन एट ए टाइम ऑफ वार और सिविल ऑर्डर। मतलब फोर्स करके अगर किसी का चीज को हम लूट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लंडर बोलते हैं। रेन का मतलब होता है एक पीरियड, एक किंग का कितना टाइम वो रूल कर रहा है, उसका वो पीरियड को हम रेन बोलते हैं। देन रिवर्ड इमेज का मतलब होता है रिगार्डेड एज वर्दी ऑफ ग्रेट ऑनर रेस्पेक्ट। हम बोल सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू धर्म, हम बोल सकते हैं कृष्णा का जो आइडल होता है, जो इमेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पेक्ट देते हैं, वो होता है रिवर्ड इमेज। आइडोलेटरी मतलब का, आइडोलेटरी का मतलब होता है वर्शिप ऑफ आइडल्स, एक्सेसिव डिवोशन टू द समथिंग दैट इज नॉट गॉड। मतलब हम गॉड के अलावा किसी और मूर्ति को अगर किस फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पूछते हैं उसको हम बोलते हैं आइडोलेटरी। देन मेमोर, मेमोयर का मतलब होता है ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ बायोग्राफी रिटेन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। तो क्या होता है? एक हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी। जैसे कि तैमूर ने एक मेमोयर लिखा था, मतलब उनका एक हिस्टोरिकल अकाउंट था।
देन पागनिज्म का मतलब होता है इट इज इनिशियली यूज्ड बाय अर्ली क्रिश्चियंस, ब्लोरली रेफर्स टू द प्री क्रिश्चियन रिलीजियंस। मतलब पागनिज्म का मतलब होता है जो क्रिश्चियन का पहले जो रिलीजन था, जैसे कि एंशिएंट ग्रीस और रोम में था। काओज का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। तो तैमूर कहाँ से आया था? तैमूर इधर एक दिखो, एक जो हुआ है ना हमारा मंगोल के एरिया, ये वाला एरिया होता है हमारा मंगोल का एरिया। जो वाला एरिया को मैं मार्क किया हूँ वो होता है हमारा मंगोल का एरिया। वो मंगोल का एरिया, मंगोल का रूलर था तैमूर था। Okay, so coming to the chapter, इन्फिडेल का मतलब समझ में आया। देन कम टू रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट को कौन कौन रेजिस्ट कर रहे थे? तो बहुत सारा हमारा इसे मतलब इंडिया का बहुत सारा पार्ट था जो कि दिल्ली सुल्तानेट के अंडर में था, लेकिन बहुत सारे ऐसे किंगडम थे जैसे कि ईस्टर्न गंगा किंगडम। ईस्टर्न गंगा किंगडम जो कि प्रेजेंट डे कलिंगा जो कि ओडिशा का है एंड बंगाल का है एंड कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का है। उसका राजा थे नरसिम्हदेवा वन। नरसिम्हदेवा वन जो कि कोणार्क मंदिर बिल्ड किए थे। उनके पास में ज़्यादा बहुत मतलब माइटी मिलिटरी स्ट्रेंथ था एंड उनके पास जो कल्चरल ब्रिलियंस था, मतलब वो कल्चरल को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इसलिए तो क्या हुआ, इसलिए जो दिल्ली सुल्तानेट था बहुत जगह वो फैल जाता था, लेकिन ईस्टर्न किंगडम तक वो नहीं आ पाया। उसको रेजिस्ट कौन किए? नरसिम्हदेवा वन उसको रेजिस्ट किए थे। एंड उन टाइम में हमारा जो कल्चरल हिस्सा था, हमारा जो कल्चरल सोसाइटी था वो बहुत बड़ा था। देन और वो क्या किए थे? नरसिम्हदेवा वन क्या किए थे? एक दिल्ली सुल्तानेट का एक गवर्नर थे बंगाल में, उसको क्या किए थे? उसको डिफीट कर दिए थे, उसको हरा दिए थे। पार्टली टू कमेमोरेट दिस विक्टोरीज ही बिल्ड द फेमस सूर्या टेम्पल। तो उस विक्टोरी को याद करने के लिए, उस विक्टोरी को याद करने के लिए वो क्या किए? कोणार्क में सन टेम्पल एक बना लिए। कोणार्क ए प्रेजेंट डे ऑफ ओडिशा, ओडिशा का हमारा कोणार्क में एक सूर्या टेम्पल वो बनाए थे। तो इधर हमको एक फिगर में दिखा रहा है कि नरसिम्हदेवा वन सीटेड ऑन हिज थ्रोन, वो थ्रोन के ऊपर बैठे हैं एंड सराउंडेड बाय अटेंडेंट एंड म्यूजिशियन। वो होते हैं नरसिम्हदेवा वन एंड वो जो म्यूजिशियन एंड उनका जो दास दासी थे ना, उनके बीच में वो रहते थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द तुगलक्स द मुसनूरी नायक्स तेलुगु चिफ्टेन्स rallied over 75 more chieftain of the region। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा तुगलक डायनास्टी था, जो हमारा जो दिल्ली सुल्ताने था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साउथवार्ड हिस्से में क्या हुआ, मुसनरी नायक्स तेलुगु चिफ्टेन एक थे, वो 75 मोर चिफ्टेन को इकट्ठा कर लिए थे टू डिफीट द दिल्ली सुल्ताने फोर्स एंड एक्सपेल्ड। और उन्होंने क्या किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक का आर्मी को एक्सपेल कर दिए थे, मतलब भगाए दिए थे। कहाँ से? वारंगल से, जो प्रेजेंट डे तेलंगाना में अराउंड 1330 टू 1336। देन कम टू हमारा ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। ईस्टर्न गंगा डायनास्टी को थोड़ा अच्छे से हम पढ़ते हैं। देखो ये वाला होता है हमारा ईस्टर्न गंगा किंगडम, मतलब इधर राजपूत थे, इधर सुल्ताने थे। 1 मिनट, इधर क्या थे? इधर राजपूत थे,
इधर सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तानेट का मतलब इतना हिस्सा उनके कब्जे में था। देन ईस्टर्न गंगा थे जो कि उनको रेजिस्ट किए थे, उनके अंदर में दिल्ली सुल्तान ने एंटर नहीं कर पा रहे थे। देन साउथ में और एक डायनास्टी था, होयसला डायनास्टी। होयसला डायनास्टी एक था, वो ईस्टर्न गंगा जैसे थे, वो भी दिल्ली सुल्तान को रेजिस्ट किए थे। देन हमारा नरसिंहदेव वन, देखो ये नरसिंहदेव वन जो कि बनाए थे हमारा फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क। Then we mentioned earlier, Alauddin's push to the south attracted by renowned wealth। मतलब अलाउद्दीन का जो मन है ना वो साउथ के तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो जो वेल्थ साउथ में जो वेल्थ था मतलब धन था, बहुत धन था, वो वेल्दी था। इसलिए क्या हुआ, वो अलाउद्दीन ने धीरे धीरे करके साउथ के तरफ अट्रैक्ट हो गए बाय इट्स रिनाउंड वेल्थ। वेल्थ के चक्कर में वो मतलब उस तरफ में अट्रैक्ट हुए। लेकिन एट द टाइम होयसला रूल्ड द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया का जो कर्नाटका वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उस टाइम में होयसला जो किंगडम था ना वो उसमें राज कर रहे थे। एंड फेंडेड ऑफ सेवेरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सुल्तानेट। वो क्या किए थे, बहुत सारे अटैक जो दिल्ली सुल्तानेट की तरफ से हुआ था उनको क्या किए थे, उनको रेजिस्ट किए थे, उनको अपने टेरिटरी में आने नहीं देते थे। सो इट इज द ओनली इंडिपेंडेंट टेरिटरी किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ। हाउएवर वीकेंड बाय, धीरे धीरे करके वो तो इंडिपेंडेंट था, धीरे धीरे करके मतलब इतना सारा अटैक आया। मतलब ऐसे इस जगह में हमारा क्या होता है, होयसला डायनास्टी, मतलब दिल्ली सुल्तान से इतना सारा अटैक, मतलब जो सराउंडिंग रूलर से इतना अटैक होने के वजह से क्या होता था, उनका वेल्थ का लॉस हुआ, वेल्थ का लॉस हुआ, मिलिट्री का लॉस हुआ। धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका जो किंगडम है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। मतलब किंगडम धीरे धीरे करके तीन चार हिस्सों से वो बट गया। सो दिस होयसला डायनास्टी लेटर एमर्ज्ड विथ विजयनगर एम्पायर। वो क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर के साथ वो मर्ज हो गया। देखो होयसला बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर इंस्टेंट दोज ऑफ बेलूर। बेलूर में वो एंड हले वीडियो में वो क्या किए, मैग्निफिसेंट टेम्पल वो बिल्ट किए थे, बनाए थे। सो होयसला टेम्पल का, होयसला डायनास्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ने से पहले हमको वो जानना चाहिए कि वो बहुत ताकतवर थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। देखो जो स्कल्पचर ऑफ द नरेट द स्टोरी बिहाइंड द होयसलाज एम्बलम। Kannada folklore recount the story of the Sala, a young man who fought a lion to save his guru, giving the dynasty its name Hoysala। मतलब क्या हुआ, उनका जो एम्बलम है, जैसे कि हमारा होता है ना लायन, हमारा होता है एम्बलम, नेशनल एम्बलम में हम लायन को दिखते हैं, इसमें होयसला, होयसला मतलब क्या होता है, एक यंग मैन जिसका नाम साला था, वो क्या क्या था, एक लायन के साथ वो लड़ पड़ा था वो अपना गुरु को सेव करने के लिए। सो इसलिए उस डायनास्टी का नाम होयसला हुआ। द दिल्ली सुल्तानेट ऑल्सो फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम द एमर्जेंस ऑफ सेवेरल इंडिपेंडेंट रीजनल सुल्तानेट्स। तो दिल्ली सुल्ताने भी मतलब वो सेफ नहीं था, वो चारों तरफ से मतलब क्या हुआ, रीजनल सुल्तानेट्स मतलब जो अपने जो आसपास के मतलब जो सुल्तानेट छोटा छोटा सुल्तानेट था ना, वो उनको बार बार अटैक कर रहे थे। सो जैसे कि एक होता है बहामनी सुल्तानेट। बहामनी सुल्तानेट एक था जो कि हमारा डेक्कन रीजन में था।
for instance, rose in the mid 14th century and controlled much of the Deccan for a while. मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो जो बहामनी सुल्तान था वो डेक्कन का बहुत मतलब हिस्सा को अपने कब्जे में कर लिए थे. Powerful sultans also emerged in Gujarat, Bengal and other regions. मतलब बहुत सारे जगह पे धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल सुल्तानेट अराइज हुआ. सो वो क्या हुआ, मतलब अगर बहुत सारे सुल्तानेट अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे सुल्तानेट आ रहे हैं, मतलब उनके बीच में वार हो रहा है, उनके बीच में युद्ध हो रहा है. इसमें क्या हुआ, एक चीज मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो चीज होता है, एक चीज ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला चीज होता है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला चीज जो होता है, ये होता है हमारा इंडिया. ये नॉर्थ ईस्ट वाला चीज जो कि राजस्थान होता है, वो राजस्थान में एक पार्ट होता है जिसमें राजपूत रहते थे. राजपूत क्या किए थे, उनको ये वाला जो दिल्ली सुल्तानेट को और जो सुल्तानेट था ना, बहामनी सुल्तानेट को, उनको प्रतिहत किए थे. मतलब उनको क्या किए थे, उनको रेजिस्ट किए थे. Part of the Rajasthan also remained beyond the reach of the Delhi Sultanate in the 15th century. It faced steep resistance from Rana Kumbha, the ruler of Mewar kingdom. राजस्थान का एक किंगडम था मेवार किंगडम, who was successfully repelled invasion from the latter sultanates. मतलब वो दिल्ली सुल्तानेट को रिपेल किए, मतलब उनको भगा दिए. as well as जो हमारा बहामनी सुल्तानेट और जो लाटर जो सुल्तानेट आए, उनको भी वो अपने टेरिटोरी के अंदर घुसने नहीं दिया. उनमें एक मतलब बड़ा नाम आता है राणा कुंभ करके, जो कि मेवार किंगडम का राजा थे. धीरे धीरे करके उनके बारे में हम जानेंगे. तो देखो, राणा कुंभ हम जानते हैं कि राजस्थान में क्या होता है, अरावली माउंटेन होता है. कहां पे होता है, राजस्थान. राजस्थान में क्या होता है, अरावली माउंटेन होता है. अरावली माउंटेन होता है. तो अरावली माउंटेन हम जानते हैं वो कि सबसे पुराना माउंटेन होता है, 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड होता है. वो हिमालय से भी पुराना होता है. तो छोड़ो, ज्योग्राफी के पार्ट में हम उसको पढ़ेंगे. तो देखो, ए व्यू ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट इन द अरावली हिल. अरावली हिल में जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, उनका फिगर इधर दिया गया है. तो कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ जानेंगे. वाज बिल्ट बाय राणा कुंभ इन 15th सेंचुरी. मतलब 15th सेंचुरी में राणा कुंभ के द्वारा वो बनाया गया था. किसके ऊपर बनाया गया था, अरावली हिल्स के ऊपर बनाया गया था. तो सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर रूलर्स ऑफ मेवार. तो मेवार किंगडम के लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब जगह होता था, बहुत बड़ा फोर्ट होता था, इंपोर्टेंट फोर्ट होता था. सराउंडेड बाय फॉरेस्ट्स एंड स्टीप स्लोप्स. मतलब उसके आसपास मतलब पहाड़ी इलाका होता है ना, वो फॉरेस्ट और स्टीप स्लोप मतलब तीखा तीखा स्लोप में वो क्या होता है, वो घेरा हुआ रहता है. So it is famous for massive 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल. सो ये किस लिए फेमस होता है, 36 किलोमीटर उसका जो बाउंड्री वॉल होता है ना, उनका लॉन्ग वॉल 36 किलोमीटर का होता है, जो कि एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल में उनका कुंभलगढ़ फोर्ट का नाम जाता है. Then come to the Vijayanagar Empire. तो विजयनगर एम्पायर क्या, when the दिल्ली सुल्तानेट grew politically more unstable. जब धीरे धीरे करके विजयनगर एम्पायर अनस्टेबल होते चला गया, ए न्यू सेंटर ऑफ पावर emerged in the south. मतलब मैं बोला था कि जब भी एक राजा अपने नीचे बहुत सारे चीफ को मतलब गवर्नर को और बहुत सारे लीडर को रखता है, जब क्या होता है, जब राजा वीक पड़ जाता है ना, वो जो उनका जो सबऑर्डिनेट थे वो अपना अपना एक एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे. सो इधर ऐसे भी हुआ. विजयनगर एम्पायर के केस में हरिहर एंड बुका नाम के दो आदमी थे, जो कि गवर्नर के
हिसाब से वो सर्व किए थे मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, मतलब दे सर्व्ड एज गवर्नर्स अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्ली अथॉरिटी। धीरे धीरे करके वो जो दिल्ली सुल्तानेट का अथॉरिटी को वो क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम, जिसको हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर, जिसको हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। इन पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू में वो विजयनगर एम्पायर बहुत बार क्वेश्चन में आता है। और विजयनगर एम्पायर को कौन कौन किए थे, हरिहर एंड बुका, हरिहर एंड बुका। और किसके अंदर वो थे, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर वो थे। ए सेक्शन ऑफ द रूइंस ऑफ द विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे हम्पी, जो कि हमारा कर्नाटका में है, अभी कर्नाटका। तो देखो ये सुंदर सा जो टेम्पल है ना, ये जो बहुत वेल्दी टेम्पल है, कैसे उसको दो दिल्ली सुल्तानेट उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। द सेक्शन ऑफ द रूइंस ऑफ द विजयनगर सिटी, रूइंस किसको बोलते हैं, रूइंस का मतलब होता है अगर कुछ चीज को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, उसके बाद में जो बचा कुचा बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूइंस बोलते हैं। तो देखो, रूइंस ऑफ द विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे हम्पी, ए लार्ज बिल्डिंग इज द Biruksa temple. According to popular folklore, हरिहर एंड बुका witnessed remarkable sight at हम्पी। तो देखो क्या हुआ, हरिहर एंड बुका कैसे हम्पी को अपना मतलब कैपिटल बना लिया, प्रेजेंट डे कर्नाटक को कैसे कैपिटल बना लिया। तो वो क्या दिखे, ए हेयर, हेयर का मतलब होता है जिसका मतलब जिसका टांग बड़ा बड़ा होता है, जिसका लेग्स बड़ा बड़ा होता है, एक जीव होता है, वो क्या करता है, एक पैक ऑफ हूंड्स, मतलब पैक ऑफ हूंड्स का मतलब होता है, हम हूंड्स किसके लिए बोलते हैं, एक नंबर ऑफ डॉग्स, एक ग्रुप ऑफ डॉग्स को हम हूंड्स बोलते हैं। उसको क्या कर रहा था, हेयर चेज कर रहा था, मतलब हेयर चेज कर रहा था। तो क्या सिंबलाइज कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज। उसमें उनको क्या दिखा, हरिहर एंड बुका को विटनेस हो किए ओनली अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज। वो जाके अपने गुरु विद्यारण्य को वो चीज बताए, वो इंसिडेंट के बारे में बताए। वो बोले कि वो चीज क्या होता है, एक मतलब एक हेयर, एक ग्रुप ऑफ, मतलब एक इंडिविजुअल एनिमल एक ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हो सकता है। सो गुरु ने इंटरप्रेट किया कि इट इज ए सिंबल ऑफ रिसाइलेंस एंड ब्रेवरी। रिसाइलेंस मतलब जो कंसिस्टेंसी, ब्रेवरी मतलब क्या होता, साहस, मतलब हम साहसिकता उसको बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, ब्रेवरी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ ब्रेव, मतलब अपने आप को जो ब्रेव फीलिंग करना होता है उसको हम ब्रेवरी बोलते हैं। मतलब किसी को नहीं डरना, ये होता है हमारा ब्रेवरी। एक मतलब एक खराब सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल करना, ये भी होता है ब्रेवरी। सो उसको वो गुरु विद्यारण्य एडवाइज किए कि उस जगह पे, मतलब जो जगह पे तुम दिखे हो वो एट द वेरी स्पॉट तुम अपना कैपिटल को एस्टैब्लिश करो। Then to the north of the Vijayanagar Empire, the Vahamani Sultanate was a major rival. हम दिखे थे विजयनगर एम्पायर क्या हुआ, हमारा इधर विजयनगर एम्पायर था, इस वाला हिस्सा पे, ये वाला हिस्सा पे हमारा था बहामनी सुल्तानेट। ओके, ये विजयनगर एम्पायर, देन ये बहामनी सुल्तानेट, ये होता है ना हमारा इंडिया का हिस्सा होता है। सो उससे मतलब बहामनी सुल्तानेट से बार बार उनको क्या हुआ था, अटैक कर रहे थे वो। सो इट इवेंचुअली फ्रैगमेंटेड इनटू फाइव इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड एज डेक्कन सुल्तानेट। सो धीरे धीरे करके जो बहामनी सुल्तानेट वो 5 हिस्सों में बट गया। उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन सुल्तानेट, क्योंकि ये वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन का हिस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बीच वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन का हिस्सा बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू हम पढ़े हैं ना। सो डेक्कन सुल्तानेट में कौन कौन नया नया जो आए, नया नया सुल्तानेट, जैसे कि बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार,
Ahmednagar, Bidar is ruled by former governors or तरफदार who declared autonomy. मतलब बहामनी सुल्तानेट में जो गवर्नर थे ना, और उसको बोलते हैं तरफदार बोलते हैं, उससे वो चीज वो रूल कर रहे थे, वो डिक्लेयर ऑटोनॉमी. द विजयनगर rules battle with the first two as well as the Gajpati ruler of Odisha in the east. तो वो विजयनगर रूलर किस किस को अटैक किए थे? हमारा जो बीजापुर और गोलकुंडा को किए थे, एज वेल एज क्या गजपति रूलर इन ओडिशा, मतलब कलिंगा का एक रूलर थे गजपति रूलर, वो उसको भी अटैक किए थे. सो इधर हम दिखेंगे पति, पति बोलते हैं. देन पति का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टर्म पति मीन्स? पति मीन्स होता है लॉर्ड और मास्टर. पति का मतलब होता है लॉर्ड और मास्टर, कॉमनली यूज्ड बाय मेनी रूलिंग डायनास्टीज. जैसे कि विश्वनगर विजयनगर किंग्स को क्या बोलते हैं? नरपति बोलते हैं. देन बहामनी सुल्तानेट को बोलते हैं अश्वपति. मराठा रूलर को बोलते हैं छत्रपति. मतलब पति क्या सिंबलाइज करता है? रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप एंड पावर. मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब अपना पावर को दर्शाते हैं पति नाम देके. देखो इधर हुआ हमारा विजयनगर, ये हुआ एम्पायर. ये जो 5 हिस्सों में बट गया ना, ये था हमारा क्या? बहामनी सुल्तानेट. बहामनी सुल्तानेट वो क्या हुआ? वो 5 हिस्सों में बट गया. जैसे कि बीजापुर, देन अहमदनगर, बेरार, बिदार एंड गोलकुंडा. तो विजयनगर वाले ने क्या किए थे? विजयनगर का जो किंग्स थे उन दोनों को अटैक तो किए थे, वो जाके इधर भी अटैक किए थे. जो गजपति थे ओडिशा का, ये ओडिशा का रीजन होता है, वहां पे जाके वो क्या किए थे? अटैक किए थे. सॉरी, इधर ओडिशा का रीजन होगा, इस रीजन को वो अटैक किए थे. देन विजयनगर एम्पायर का सबसे इंपोर्टेंट रूलर थे कृष्ण देवराय. कौन थे? कृष्ण देवराय. सो कृष्ण देवराय के टाइम में, मतलब 16th सेंचुरी में, वो एम्पायर अपना पीक में पहुंचा था. मतलब अपना मिलिट्री, अपना वेल्थ, अपना कल्चर, उसमें मतलब सबसे ऊंचा में था. सो कृष्ण देवराय एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर डोमिनेंस ओवर द डेक्कन. मतलब डेक्कन के ऊपर जो हम सुल्तानेट देखे, उनके ऊपर वो क्या किए? मतलब उनको डिफीट कर दिए. अंडर हिज रूल द एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रिनेसेंस. मिलिट्री पावर का मतलब होता है जो हमारा हाथ हथियार जो होता है मिलिट्री के लिए, वार के लिए जो होता है, वो सब चीज के लिए मतलब कृष्ण देवराय का टाइम में वो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा था. एंड कल्चरल रिनेसेंस, कल्चरल रिनेसेंस का मतलब होता है उस टाइम कल्चरल एक्टिविटी और कल्चरल रिवाइवल बहुत हुआ था. वो एक कल्चरल पर्सन थे. वो क्या किए थे? वो पैट्रोनाइज करते थे, मतलब अपने राजदरबार में उनको सम्मानित करते थे. किसको? पोएट को करते थे, स्कॉलर्स को करते थे. इन संस्कृत एंड तेलुगु एंड कन्नड़ा, मतलब तेलुगु, कन्नड़ा और संस्कृत पोएट स्कॉलर को वो क्या करते थे? सम्मान कर रहे थे, उनको पैट्रोनाइज कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे. ही हिमसेल्फ वो एक पोएम लिखे थे जिसको हम बोलते अमुक्त माल्यदा. अमुक्त माल्यदा वो लिखे थे. किसके ऊपर लिखे थे? एक तमिल पॉइंट के ऊपर, तमिल पॉइंट सेट अंदल के ऊपर वो अंदल के ऊपर अमुक्त माल्यदा वो लिखे थे. तो किसने लिखे थे? कृष्ण देवराय. वो क्या लिखे थे? अमुक्त माल्यदा लिखे थे. किसके ऊपर लिखे थे? हमारा एक जो तमिल पॉइंट और सेंट थे, साधु थे, अंदल के ऊपर लिखे थे. उससे 1 सेक्शन उनका होता है राजनीति, और उसको हम बोलते हैं रॉयल पॉलिसी. राजनीति और रॉयल पॉलिसी. Where he expounded his ideas of good governance. वो क्या किए थे? गुड गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में उधर वो चर्चा किए थे. कृष्णा देवराय ऑल्सो ग्रांट्स मेनी टेम्पल. वो बहुत टेम्पल को हेल्प करते थे, जैसे कि तिरुपति इन आंध्रा,
Andhra Pradesh, and Bithal temple in his own capital Vijayanagar. Bithal temple जो विजयनगर में था, उनका ओन कैपिटल में, उनको वो बहुत सारे दान दिए थे, उनको बहुत सारे हेल्प किए थे, उनको बहुत सारे ग्रांट किए थे। जो बिठल टेम्पल था ना, बिठल टेम्पल डिस्प्लेड मेनी ग्रांड टेम्पल्स, सॉरी, which displayed many grand temples, palaces and other buildings. तो वो उनको पैट्रोनाइज किए थे, उनको हेल्प किए थे, उनको बहुत सारे चीज ग्रांट किए थे। देखो बिठल टेम्पल एक सा मतलब एक सरप्राइज वाला एक टेम्पल होता है, एक बहुत अच्छा सा टेम्पल होता है कल्चर के हिसाब से। देखो इधर एक महामंडप होता है, ग्रेट हॉल ऑफ द बिठल टेम्पल, जिसमें क्या होता है मतलब ग्रैंडियोर एंड इंट्रिकासी के लिए, मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से इधर बनाया गया है, डिटेल में बनाया गया है। वो जो पिलर होता है ना, लिखा है एक मोनोलिथिक पिलर। मोनोलिथिक पिलर का मतलब होता है जो एक पत्थर से बनता है, एक पत्थर से, मतलब उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक पिलर। इसको क्या बोलते हैं, उसको ऑल्सो बोलते हैं म्यूजिक पिलर। अगर उसको हम सैंडलवुड और किस चीज से अगर उसको क्या करेंगे, उसको स्टक करेंगे, और उसको क्या करेंगे, स्टक का मतलब होता है अगर उसको हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे ना, वो सैंडलवुड में उसको अगर घिसेंगे तो वो क्या होगा, एक म्यूजिक का नोट देगा, जैसे कि सारे गामा पाधा निशा करके ऐसे नोट देता। तो इमेजिन करो उस टाइम में जो कल्चरल एक्टिविटी होता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता था, कितना मतलब अच्छा था आज के जमाने से। क्लियर? तो अगर पूछा जाएगा कृष्णदेवराय क्या किए थे, महामंडपम बिठल टेम्पल किए थे, म्यूजिक पिलर वो बनाए थे जो कि मोनोलिथिक पिलर था। फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड। विजयनगर को फॉरेन ट्रैवलर किस लिए आते थे, ट्रेड के लिए आते थे। Portuguese traveler in particular were very well treated as they came to sell horses, and the king did not want them to go to sell those horses to enemy kingdom. तो पोर्तुगीज ट्रैवलर जो आते थे ना, वो क्या किए थे, हॉर्स को सेल करने के लिए, भेजने के लिए आते थे। वो बहुत अच्छा हॉर्स था जो कि युद्ध के लिए बहुत अच्छा होता था। तो इसलिए विजयनगर एम्पायर का जो रूलर थे वो नहीं चाहते थे कि वो हॉर्स किसी दूसरे किंगडम को वो भेजे, इसलिए वो क्या किए थे, उनको मतलब अपना राज्य में वो जगह दिए थे। वन ऑफ देम इज डोमिंगो पाइस, ए लेफ्ट लॉन्ग डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन द विजयनगर कैपिटल। डोमिंगो पाइस जो कि मतलब बहुत दिन तक विजयनगर कैपिटल में रहते थे, वो सिटी के बारे में क्या बोलते थे, सुनो। दिस सिटी सीम टू मी आज लॉन्ग आज लार्ज आज रोम, मतलब ये सिटी रोम से भी बहुत बड़ा लगता है। वेरी ब्यूटीफुल, उनका जो सीनरी और जो साइट होता है वेरी ब्यूटीफुल होता है, ये वेरी ब्यूटीफुल साइट। देयर आर मेनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज, मतलब बहुत बड़ा बड़ा ट्री विद इन इट, एंड गार्डन्स ऑफ द हाउसेस, मतलब हाउसेस का गार्डन होता था, एंड मेनी कंडुइट्स ऑफ वाटर। कंडुइट्स का मतलब होता है चैनल्स ऑफ वाटर। चैनल का मतलब होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं ऐसे, उसको चैनल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा चैनल होता है जो कि सिटी के अंदर को जाता है, एंड इन पैलेसेस दे आर लेक्स, और लेक को भी वो जोड़ता है। दो पीपल इन द सिटी आर काउंटलेस इन नंबर, मतलब उनका जो सिटी होता था वो काउंटलेस होता था, मतलब उनका जो लोग होते थे उसको उनको गिना नहीं जाता, मतलब इतना ज्यादा होते थे। द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लाडेड ऑक्सन, मतलब फुल ऑफ लाडेड ऑक्सन का मतलब क्या होता है, लोडेड, उसको क्या बोलते हैं, लोडेड ऑक्सन। मतलब हम बुलक कार्ट में क्या करते हैं, जो सामान लेके भेजते थे ना, उसको हम बोलते थे लाडेड ऑक्सन। यू कुड फाइंड इट इन ग्रेट अबुडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड, मतलब तुम जो चाहो वो पा सकते हो बहुत सारे क्वांटिटी में इस सिटी में। तो लाडेड ऑक्सन क्या होता है, देखो
ये होता है हमारा लाड़े नक्शन, ये होता है हमारा लाड़े नक्शन, मतलब बुल्लॉक कार्ट के ऊपर कुछ चीज हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लाड़े नक्शन। देन देखो इधर दो वर्ड आया था कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इंट्रिकासी। इंट्रिकासी का मतलब होता है डिटेल्ड स्पेशली ऑन इन्वॉल्व सब्जेक्ट, मतलब उसको बहुत अच्छे से करना। जो हमारा विठल का जो टेम्पल हुआ था ना वो बहुत अच्छे से हुआ था। ग्रैंडियोर मतलब क्या होता है, स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस, मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत स्प्लेंडिड काम होता है। मोनोलिथिक पिलर का मतलब होता है ए पिलर मेड फ्रॉम ए सिंगल सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल स्पेशली स्टोन, मतलब अगर एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से और मटेरियल से कुछ पिलर बनता है ना उसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक पिलर बोलते हैं। देन कंडुइट का मतलब होता है ए चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर और अदर फ्लूइड, मतलब वाटर जाने के लिए जो एक चैनल होता है उसको हम बोलते हैं कंडुइट बोलते हैं। कमिंग टू द चैप्टर, देखो इधर एक पैनल फ्रॉम द विठल टेम्पल, विठल टेम्पल का एक पैनल देखो कितना इंट्रिकासी से, मतलब कितना डिटेल वर्क हुआ है। आफ्टर विनिंग मेनी वार्स अगेंस्ट हिज नाइबर्स कृष्णा देवराय डाइड ऑफ इलनेस इन 1529, मतलब वो क्या हुआ, वो उनका मौत हो गया इलनेस के वजह से। In 1665, the Deccan Sultanate formed a coalition and defeated Vijayanagar force led by रामाराया द कृष्ण देवराय सन इन लॉ, मतलब जो डेक्कन सुल्तानेट जो वीक सुल्तानेट वो बार बार मतलब ट्राई कर रहे थे कि विजयनगर एम्पायर को कैप्चर करेंगे, वो नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या किए, मतलब वो इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होके वो क्या किए विजयनगर एम्पायर के ऊपर वो वार कर दिए, युद्ध कर दिए। वो उस टाइम जो विजयनगर एम्पायर का जो विजयनगर एम्पायर का जो सेना होता है ना उनको लीड कौन कर रहा था, रामराय। तो उसमें वो डिफीट हो गए, उसमें वो डिफीट हो गए। तो उसमें वो कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा में रामराय और द विजयनगर एम्पायर उनको डिफीट मिला, वो पराजित हो गए। द सिटी वाज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, मतलब इतना सारा वेल्थ था, इतना सारा चीज था वो सिटी में, उनको मतलब बहुत सारे मतलब महीने तक उनको लूटा गया है। हाउसेस, शॉप्स, बिल्डिंग, पैलेसेस सबको क्या कर दिया है, लूटा गया है। एंड मोस्ट ऑफ हिज टेम्पल वे आर डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना टेम्पल थे उनको लूट के वो क्या किए, डिस्ट्रॉय कर दिए। एंड मच ऑफ इट सिविल पॉपुलेशन मासाक्रेड, तो सिविल पॉपुलेशन को क्या कर दिए, बंदी बना लिए और उनको क्या मार दिए और टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिए। इट वॉज लेफ्ट इन रूइंस। After this, the empire got fragmented into smaller regions ruled by Nayaks who are former military governors. धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जो विजयनगर, माइटी विजयनगर, जो शक्तिशाली वाला जो विजयनगर एम्पायर हुआ, वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, बिखरते गया, मतलब पार्ट पार्ट होते चला गया, छोटा छोटा पार्ट होते चला गया। जिसको कौन चला रहे थे, नायक्स चला रहे थे, मतलब जो रीजनल छोटा छोटा जो चीफ थे वो चला रहे थे, जो कि मिलिट्री गवर्नेंस थे। तो द एम्पायर केम टू एन एंड इन मिड 17th सेंचुरी, तो मिड 17th सेंचुरी में इस एम्पायर का एंड हो गया। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग्स, वेरियस किंगडम्स। इन दिस चैप्टर we see how the Delhi Sultanates destroyed our culture, destroyed the cities, destroyed the temples, destroyed the seats of learning. In next class we will study about the Mughals. अगर आपके पास कुछ डाउट है तो
आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ओके, सो दिस इज द क्लास ऑफ द डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, बाय बाय।